फर्स्ट है नेचर एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। मतलब इसमें समझेंगे हम नेचर और कंपनी के टाइप्स क्या होते हैं। पहला है मीनिंग ऑफ कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है जिसको व्यक्तियों के एक समूह द्वारा बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में शामिल होने और ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। लीगल एंटिटी मतलब होता है कानूनी पहचान। कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो एक लीगल एंटिटी है जिसको व्यक्तियों के एक समूह द्वारा, मतलब कुछ व्यक्ति मिलकर बिजनेस, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज में शामिल होने के लिए और ऑपरेट करने के लिए कंपनी का निर्माण करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड अ कंपनी। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस से डील करती है, जो क्या करती है, सेलिंग करती है किसका, गुड्स और सर्विसेज का, उसको हम कंपनी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कंपनी वर्सेस बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना। बॉडी कॉर्पोरेट ब्रॉडली मीन्स अ कॉर्पोरेट इंटिटी विच हैज़ अ लीगल एग्जिस्टेंस। मतलब एक ऐसी कॉर्पोरेट इंटिटी जो लीगल एग्जिस्टेंस रखती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2020। मतलब कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 के सब पॉइंट 11 में बॉडी कॉर्पोरेट टर्म को डिफाइन किया गया है। दिस इंक्लूड्स अ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फॉरेन कंपनी। ये इंक्लूड करती है प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को, वन पर्सन कंपनी को, स्मॉल कंपनी को, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को और फॉरेन कंपनी को इंक्लूड करती है, इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो ये कंपनियां हैं, प्राइवेट, पब्लिक, फॉरेन कंपनी, ये सभी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो कंपनी को अपने अंदर रखता है, मतलब कि कंपनी उससे छोटी है, बॉडी कॉर्पोरेट कैसा है, उससे बड़ा होता है। इसको डीपली समझेंगे आगे। बॉडी कॉर्पोरेट को हिंदी में निगमित निकाय कहते हैं। इसको हिंदी में इसलिए लिखा है जो कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इससे बेनिफिट हो। तो बॉडी कॉर्पोरेट को क्या कहते हैं, निगमित निकाय। डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी। कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग देखते हैं, ये 4 पॉइंट दिए गए। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म इन 4 पॉइंट को फॉलो करती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा समझी जाती है। तो पहला पॉइंट है इनकॉर्पोरेटेड अंडर लॉ, मतलब लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा है इट हैज़ अ सीपरेट लीगल एंटिटी, मतलब इसकी खुद की एक कानूनी पहचान होती है। तीसरा है इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस रहती है, कभी भी इस एंड नहीं होता। जैसे मान लो कि कोई डायरेक्टर कोई एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई, तो उसके डेथ होने से कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, वो हमेशा चलती रहेगी। चौथा पॉइंट है कैपेसिटी टू श्यू एंड कैन बी श्यूड। श्यू मीन्स होता है लीगल एक्शन लेना, तो कंपनी लीगल एक्शन ले भी सकती है और कंपनी पर लीगल एक्शन हो भी सकता है। तो पहला पॉइंट समझते हैं इनकॉर्पोरेट अंडर लॉ, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कंपनी एक्ट 2013, उसके अंतर्गत अगर कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट का पार्ट कहलाएगी। दूसरा पॉइंट है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि खुद की एक कानूनी पहचान। जैसे एक इंसान होता है, उसके पास सिटीजनशिप होती है भारत की, मतलब वो नागरिक है भारत का, उसके लिए उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स उसके पास हैं तो भारत का नागरिक है, अगर नहीं है तो नहीं है, ठीक है। वैसे ही कंपनी जब रजिस्टर्ड होती है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अगर वो सभी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास हैं तो उसको एक लीगल एंटिटी माना जाता है, मतलब एक टाइप का इंसान माना जाता है कि अब कंपनी खुद एक इंसान है और जो भी कंपनी के अंदर प्रॉफिट होगा या जो भी वो लायबिलिटीज़ करेगी, जो लोग उससे उसे पैसे दे रखे हैं, अगर कंपनी उनके पैसे नहीं चुका पा रही है तो कंपनी का जो सामान है उसको बेचकर पैसा चुकाया जाएगा। मतलब जो उसके मेंबर्स हैं वो कंपनी से अलग होते हैं, कंपनी खुद एक अलग से उसको इंसान समझा जाता है, इसे हम बोलते हैं लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा है इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब अगर जैसे मान लो कि एक दुकानदार है आपके आसपास, दुकानदार के एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, उसका बेटा काम नहीं करना चाहता है तो वो दुकान बंद कर दी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसको चलाने वाला कोई नहीं होता। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, अगर कोई डायरेक्टर खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है तो तब भी वो रन करती है, ठीक है, वो बंद नहीं होती, उसकी एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। चौथा है कैपेसिटी टू बी श्यू एंड कैन बी श्यूड, मतलब वो किसी पर मुकदमा करा सकती है और कोई उस पर मुकदमा करा सकता है, ठीक है, उसको मुकदमा करने और कराने की
परमिशन होती है, उसके पास कैपेसिटी होती है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया। ऐसी कंपनी जो भारत के बाहर जाके इनकॉर्पोरेटेड हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, वो बॉडी कॉर्पोरेशन में इंक्लूड होती है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी और सीएन नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट का हिस्सा नहीं होती। सीजी नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाई करके जो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंतर्गत आते हैं, वो इसमें मतलब इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो अब बॉडी कॉर्पोरेट में भी फर्स्ट होता है कॉर्पोरेशन सोल, निगम एकमात्र हिंदी में कहते हैं। बी होता है कॉर्पोरेशन एग्रीगेट, निगम कुल। ये शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं, इसको अच्छे समझना। कॉर्पोरेशन सोल क्या होता है? अ कॉर्पोरेशन सोल इज अ लीगल एंटिटी कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस ऑक्यूपाइड बाय अ सिंगल नेचुरल पर्सन। मतलब जो कॉर्पोरेशन सोल होता है वो एक लीगल एंटिटी होती है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन से बनी हुई होती है, जो कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस, मतलब एक इनकॉर्पोरेटेड ऑफिस होता है कैसा? सिंगल, जो कि एक सिंगल नेचुरल पर्सन चलाता है। मतलब एक सिंगल नेचुरल पर्सन, मतलब हमारी तरह एक इंसान क्या करता है, एक सिंगल ऑफिस को रन करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन सोल। आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब एक जैसे अधिकारी होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, जो जिस ऑफिस में बैठते हैं, जब वो जो उनका पद है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं, ठीक है, और वो डिपार्टमेंट जो उसके अंतर्गत काम करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको रन करते हैं। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का खुद का एक सिंगल ऑफिस होता है और वो खुद एक सिंगल पर्सन होते हैं, तो ये क्या हो गई? एक कॉर्पोरेशन सोल है, ठीक है। ये कौन सा टाइप है? कॉर्पोरेशन सोल है। इसको डीपली समझेंगे। अ कॉर्पोरेशन सोल इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स होल्डर इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब कानून की नज़र में इस जो इसको होल्ड करता है, देखो होल्ड एक सिंगल पर्सन करता है, मैंने बताया था, उस होल्डर को छोड़कर जो कॉर्पोरेशन सोल है वो भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। मतलब कानून की नज़र में यहाँ पे दो लोग हैं, एक कौन? एक तो इंसान जो उसको होल्ड कर रहा है, जो उसका होल्डर है, उसको चला रहा है। दूसरा जो ऑफिस है उसे, मतलब खुद से एक सेपरेट लीगल एंटिटी कानून की नज़र में कहा जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कॉर्पोरेट सोल इज द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट सोल क्या है? एक कॉर्पोरेशन का ही टाइप है। चौथा है ऑक्यूपायर ऑफ द पब्लिक ऑफिस हैज़ अ डुअल पर्सनैलिटी। मतलब जो पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है कॉर्पोरेशन सोल, इसका दूसरा नाम क्या होता है? पब्लिक ऑफिस, ठीक है। तो जो ऑक्यूपायर है, जो उसको ऑक्यूपाइड कर रखा है, जो उसको चला रहा है, उसकी डबल पर्सनैलिटी होती है। एक होती है ऑफिशियल, दूसरी होती है पर्सनल। अभी ऑफिशियल पर्सनल क्या है, इसको समझते हैं। जैसे मान लो कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या फिर जो व्यक्ति उस ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि उससे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई है, अगर उससे कोई गवर्नमेंट काम पर जाना है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट की दी हुई सुविधाओं का फ़ायदा उठा सकता है। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाना है मिलने के लिए इंग्लैंड के प्रेसिडेंट से, ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का काम है, एक सरकारी काम है, तो उनको गवर्नमेंट के जो बजट होता है उसमें से उनको खर्चा दिया जाएगा वहाँ तक जाने का, वहाँ पे रहने का, उधर से आने का, ठीक है। लेकिन अगर वो खुद की पर्सनल विजिट में जाना चाहते हैं, जैसे इंग्लैंड में उनका कोई दोस्त है, उसकी शादी है, वो पर्सनल विजिट में जाना चाहते हैं, तो उनके पर्सनल जो मनी है उसमें से खर्चा दिया जाता है। आई थिंक आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। या फिर जैसे मान लो कि जो पर्सन इसमें आता है कॉर्पोरेट सोल में, अगर वो जिस ऑफिस में काम कर रहा है, जिसको रन कर रहा है, उसके पैसे से कोई काम करा रहा है, तो वो ऑफिशियल है, ठीक है, वो ऑफिस का है जो भी काम करा रहा है। अगर वो खुद के पैसे से कोई काम करा रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो वो किसकी है? खुद की है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड और परचेस्ड बाय द होल्डर ऑफ द ऑफिस बाय ऑफिशियल मनी। कहने का मतलब वही है कि जो प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड मतलब और या परचेस्ड की गई है, किसके द्वारा? होल्डर के द्वारा। कौन से मनी से? ऑफिशियल मनी से। ये जो ऑफिशियल प्रॉपर्टी, उसे ऑफिशियल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी परचेस की गई है उसके पर्सनल मनी से, उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रॉपर्टी, ठीक है। एग्जाम्पल इसके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, ऑफिस ऑफ एमएलए या एमपी हो गया, ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक है। इनसे आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट के अंतर्गत ये लोग क्या करते हैं, ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, तो ये कौन से कॉर्पोरेट सोल कहा जाता है। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट समझते हैं, ठीक है। अ कॉर्पोरेशन एग्रीगेट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म बाय सेवरल इंडिविजुअल पर्सन। मतलब कि कुछ लोगों ने क्या किया, एक ऐसी लीगल मतलब एक कॉर्पोरेशन
स्टेबलाइज्ड की है, जिसकी खुद की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब इसमें ग्रुप होता है, एक लोग नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। कम टुगेदर एंड कलेक्टिवली इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी, मतलब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों का एक समूह आता है और क्या करता है कि एक कंपनी को रजिस्टर्ड करता है, इनकॉर्पोरेट करता है, स्टेबलाइज करता है, जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। द कंपनी कैन ऑन मैनेज एंड कंट्रोल इट्स एसेट एंड लाइबिलिटीज़, जो कंपनी है वो क्या कर सकती है, अपने जो असेट्स और लाइबिलिटीज़ है उनको मैनेज कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। अब कंपनी क्यों कर सकती है, क्योंकि कंपनी खुद एक सीपरेट लीगल एंटिटी कही जाती है। तो आई थिंक आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉर्पोरेशन सोल क्या करती है, गवर्नमेंट की एक ऑफिस होती है, उसको एक इंसान चलाता है। कॉर्पोरेशन एग्रीगेट क्या होता है कि कुछ लोग कंपनी फॉर्म करते हैं लीगल एंटिटी द्वारा, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन के द्वारा, तो उसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन एग्रीगेट। अगला पॉइंट है, इस कंपनी अ सिटीजन, दो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इस कंपनी या सिटीजन मतलब है कि कंपनी एक नागरिक है क्या। अब कंपनी को आपने एक इंसान तो बना दिया, ठीक है, कि कंपनी खुद की एक सीपरेट लीगल एंटिटी होती है, कानून की नज़र में वो एक इंसान है, आर्टिफिशियल इंसान है, तो क्या वो सिटीजन हो सकता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। दो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इट इज़ नॉट अ सिटीजन अंडर द सिटीजनशिप लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि सिटीजनशिप जो संविधान में जो नागरिकता का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग कंपनी एक नागरिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कंपनी को एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया, किसकी नज़र में, कानून की नज़र में, ठीक है। इसको और समझते हैं, अ कंपनी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन, उसको नागरिक की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि वो उसके पास क्या जो कंपनी है उसके पास एज अ सिटीजनशिप रिकॉग्निशन इज ओनली अवेलेबल टू नेचुरल बायोलॉजिकल पर्सन एंड नॉट टू ज्यूरिस्टिक पर्सन। जो सिटीजनशिप है जो नागरिकता दी जाती है वो एक बायोलॉजिकल पर्सन को दी जाती है। बायोलॉजिकल मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है, जिनकी जान होती है, जिनको अगर मारोगे तो दर्द होता है, उनको दी जाती है, न कि एक जुरिस्टिक मतलब जिसको कोर्ट ने बना दिया एक पर्सन, उसको नहीं दी जाती है, ठीक है। तो कंपनी को हम सिटीजन नहीं कह सकते। कंपनी हमारी तरह सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, ठीक है, तो सिटीजन वो नहीं है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है, इसे नेचुरल पर्सन नहीं कहा जाता। चौथा है मैन फीचर्स ऑफ अ कंपनी, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना इसको। कंपनी की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। पहला है क्रिएशन ऑफ लॉ, मतलब कानून का निर्माण। इसका पहला पॉइंट है अ कंपनी इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी क्या है, पर्सन्स का एसोसिएशन है जिसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड किया गया। कौन सा कंपनी एक्ट, कंपनी एक्ट 2013। इट कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन इट इज़ सो रजिस्टर्ड, ये तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब वो रजिस्टर्ड हो जाती है, ठीक है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कंपनी नहीं कहलाएगी। तीसरा है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड। प्राइवेट कंपनी है तो आपको दो कम से कम मेंबर चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको 7 मेंबर चाहिए, वन पर्सन कंपनी है तो आपको 1 मेंबर चाहिए कम से कम, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ का क्रिएट करना, कानून का निर्माण करना। दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है देखते हैं। लाइक नेचुरल पर्सन्स, मतलब एक प्राकृतिक इंसान की तरह, जैसे हम लोग हैं, ठीक है, हमारी तरह। अ कंपनी कैन ऑन प्रॉपर्टी, कंपनी प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, ठीक है। इनकर डेप्ट, कर्ज चुका सकती है। बोरो मनी, मतलब पैसा ब्याज पे ले सकती है। इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स को भी ले सकती है, उसमें इंटर कर सकती है, ठीक है। श्यू एंड बी श्यूड बट अनलाइक देम, मतलब श्यू मीन्स होता है अभी मैंने पढ़ा था कि एक लीगल एक्शन ले सकती है, ठीक है, मतलब श्यू मीन्स होता है मुकदमा। तो अभी हमने इसके पॉइंट्स देखे कि आर्टिफिशियल जैसे जो लोग होते हैं हम लोगों की तरह, वो क्या कर सकती है कि प्रॉपर्टी को भी ऑन कर सकती है, रख सकती है, ठीक है, डेब्ट्स को भी चुका सकती है, मनी बोरो कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कर सकती है, और श्यू एंड बी श्यूड बट अनलाइक देम, हमारी तरह इट कैन नॉट टॉक, हमारी तरह बातचीत नहीं कर सकती, ब्रेथ सांस नहीं ले सकती, ईट रन, दैट्स वाई कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन, वो हमारी तरह सांस नहीं ले सकती, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, दौड़ नहीं सकती, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, ठीक है। ऐसे एक कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं जिसको फॉर्म किया है किसके द्वारा,
रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा फॉर्म किया गया है, ठीक है। तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी, अपनी अलग कानूनी पहचान। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसको और देख लेते हैं। अ सेपरेट लीगल एंटिटी इज अ पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है एक ऐसा पर्सन जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। अ लीगल पर्सन, ठीक है। द कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल राइट्स, इसको हम लीगल पर्सन भी कहते हैं। द कंपनी हैज़ इट्स ओन लीगल राइट्स, इसके खुद के कानूनी अधिकार होते हैं। एंड ऑब्लिगेशन सेपरेट टू दोज हु रनिंग और ओनिंग द कंपनी, मतलब ऐसे लोग जो कंपनी को रन कर रहे हैं या फिर जो उसको ऑन कर रहे हैं, उसमें उसके जो मालिक हैं जो उसको रन कर रहे हैं, उनको अलग करता है। अलग करता है, जो इसके लीगल राइट्स हैं और ऑब्लिगेशंस है वो उसको सेपरेट करते हैं उन लोगों से, ठीक है। वो बोलते हैं कि कंपनी खुद एक इंसान है, उसकी खुद की एक पहचान है, ठीक है। तो ये होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा है लिमिटेड लायबिलिटी, मतलब सीमित देनदारी, जो उसकी लायबिलिटीज है, जो उसने कर्जा लिया है, जो उसको चुकाना है, ठीक है, उसका लिमिटेड रहता है। किसका? शेयर होल्डर्स का, ठीक है। अ मेजर एडवांटेज इंजॉयड बाय अ कंपनी इज दैट द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज जो कंपनी इंजॉय करती है वो क्या है कि जो उसके मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, मतलब कि लायबिलिटीज के बेसिस पे कंपनी को इन 4 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। तो पांचवा है सेपरेट प्रॉपर्टी, अलग संपत्ति, कंपनी की अलग संपत्ति होती है। सेपरेट प्रॉपर्टी कैन बी ओन्ड बाय द कंपनी एंड अकॉर्डिंगली द कंपनी डज नॉट रिक्वायर अ शेयर होल्डर टू ओन अ प्रॉपर्टी, कहने का मतलब है कि जो कंपनी है वो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी को ऑन कर सकती है, उसको किसी शेयर होल्डर की जरूरत नहीं है अपनी कंपनी को ऑन करने के लिए, ठीक है। तो इसका हो गया सेपरेट प्रॉपर्टी। छठवां है परपेचुअल सक्सेशन, हम पहले समझ चुके हैं, शाश्वत उत्तराधिकार हिंदी वालों के लिए। तो परपेचुअल सक्सेशन मींस द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, मतलब कि परपेचुअल सक्सेशन कहलाता है कि कंटिन्यू कोई काम चलते रहना, उसे हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनीज गोज ऑन फॉर एवर, मेंबर्स आते जाते रहेंगे लेकिन कंपनी हमेशा चलती रहेगी, इसका मतलब ये है। सातवां है ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ शेयर, अंशों की हस्तांतरणीयता, मतलब हिंदी वालों के लिए है। तो इसका मतलब है कि जो शेयर्स है वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। कंपनी में शेयर्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन पर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी है शेयर्स की वो होती है। पहला है द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो पब्लिक कंपनी है उसके शेयर्स फ्रीली ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है, किसी इंसान से दूसरे इंसान पर। अ प्राइवेट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इट्स शेयर, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाती है शेयर्स के आदान प्रदान करने, मतलब ट्रांसफ़र करने में। तो ये हो गया ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आठवां है कॉमन सील, मतलब समान मोहर। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, मतलब कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उन पे कोई डायरेक्टर साइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि कंपनी की एक कॉमन सील बनाई जाती है जो कि हर एक डॉक्यूमेंट्स पर उससे सिग्नेचर किए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर कहा जाता है कॉमन सील, ठीक है, मोहर। नाइन्थ पॉइंट है कंपनी में श्यू एंड बी श्यूड इन इट्स ऑन नेम, ठीक है। कंपनी मुकदमा कर सकती है और अपने नाम पर मुकदमा चलाया जा सकता है, तो इसका मतलब ये है। ये हो गए पॉइंट्स। अब आते हैं अगला, पांचवा जो पॉइंट था हमारे चैप्टर का, लिफ्टिंग द कॉरपोरेटिव बेल, निगमित घूंघट उठाना, ठीक है। तो कॉरपोरेट बेल क्या होता है इसको समझेंगे और इसको लिफ्ट कैसे किया जाता है। लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट बेल मींस इग्नोरिंग द फैक्ट दैट अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड हैज़ अ सेपरेट आइडेंटिटी, ठीक है। तो देखो मतलब क्या है कि जो कॉरपोरेट बेल है इसका काम ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स है और जो कंपनी है उनके बीच में एक इन दोनों को सेपरेट करना, अलग करना, ठीक है। इसको अच्छे समझते हैं। जैसे कि जो रूल्स में कंपनी 2013 में डिस्क्राइब किया गया कि जो शेयर होल्डर्स हैं और जो कंपनी है दो अलग अलग आइडेंटिटी हैं, दो अलग अलग पहचान है, ठीक है। कंपनी की लायबिलिटीज़ है वो कंपनी की है और जो शेयर होल्डर की लायबिलिटीज़ है वो शेयर होल्डर्स की है। कंपनी का प्रॉफिट कंपनी का है और जो शेयर होल्डर का है वो शेयर होल्डर का है, ठीक है। तो ये सभी एक डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स में लिखे गए हैं जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बिल। वो क्या करता है? इन दोनों को अलग करता है। अब क्या होता है कि अब इन दोनों को अलग कर दिया, लेकिन फिर भी अब कंपनी के आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या हो रहा है, आप क्या घपला कर रहे हो, क्या फ्रॉड कर रहे हो, क्या चीटिंग कर रहे हो, तो कंपनी को समझ में नहीं आता। अब कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो अपने फ़ायदे के लिए क्या करते हैं, कंपनी की जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको अपना लायबिलिटी दर्शाते हैं जिससे कि उनका टैक्स बच जाए।
ऐसा कुछ करते हैं कि जो अपनी लायबिलिटीज़ को क्या करते हैं, बढ़ा के दिखा देते हैं कंपनीज़ की लायबिलिटीज़ को हटाकर, तो उनसे क्या होता है, उनका टैक्स बच जाता है। या फिर वो इसके साथ फ्रॉड करते हैं, चीट करते हैं जो शेयर मतलब जो मेंबर्स हैं उनके साथ। एग्जांपल ले सकते हैं कि जो शेयर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में पब्लिक को बताना कि उनके रेट बढ़ रहे हैं, या फिर मतलब कैसे भी करके गुमराह करना, मतलब एक जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके खिलाफ जाना, ठीक है। तो जब ऐसा काम होता है तो जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, जो ये कॉरपोरेट वेल है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, उससे पर्दा हटाता है। वो देखता है कि कंपनी के साथ कौन चीट कर रहा है, कौन फ्रॉड कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं लिफ्टिंग द कॉरपोरेट बेल। दिस कंसेप्ट डिसरिगार्ड्स द सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एंड लुक्स बियॉन्ड द ट्रू ऑनर्स और रियल पर्सन्स हु आर इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मतलब कि जो सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी होती है उसको डिसरिगार्ड करता है, ठीक है, और देखता है कि जो रियल पर्सन्स हैं, जो उसके ट्रू ऑनर्स हैं, जो उस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन है, उनको ढूंढ के निकालता है, ठीक है। क्योंकि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इसके साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जाकर उस फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो उसको पता करने के लिए लिफ्ट किया जाता है कॉर्पोरेट बिल को, मतलब इसका घूंघट उठाया जाता है। अगला है व्हेन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कमिटेड फ्रॉड्स, इम्प्रॉपर और इलीगल एक्ट्स। जब कोई शेयर होल्डर कंपनी का फ्रॉड करता है, इम्प्रॉपर और या इलीगल एक्ट्स करता है, वेयर अ शेयर होल्डर इज लिएबल फॉर इट्स कॉरपोरेशन डेब्ट्स डिस्पाइट द रूल ऑफ लिमिटेड लायबिलिटीज़। जहाँ पे क्या होता है, शेयर होल्डर्स होता है, ठीक है, वो अपना जो कॉरपोरेशन डेब्ट होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी से, जो लिमिटेड लायबिलिटी देखो इनकी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन ये क्या करते हैं, उसको क्रॉस कर देते हैं या फिर उसको दर्शाते हैं कि जिससे कि कंपनी को प्रॉब्लम्स आए और कंपनी डूब जाए, या कंपनी के जो से और मेंबर्स हैं उनको नुकसान हो। इसलिए वो क्या करते हैं, लायबिलिटीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, या फिर अपनी लायबिलिटीज़ को कंपनी के नाम पर कर देते हैं। मतलब कुछ ऐसे काम जो रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ होते हैं, ठीक है। तो तब ये क्या करते हैं, उससे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बेल को लिफ्ट करना। कॉर्पोरेट बेल एक लीगल कंसेप्ट है जो कंपनी की आइडेंटिटी को उसके शेयर होल्डर से सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये क्या एक लीगल कंसेप्ट है जो कंपनी की आइडेंटिटी को उसके शेयर होल्डर से सेपरेट करता है, बताता है कि दोनों अलग अलग सेपरेट आइडेंटिटीज़ हैं। पर फिर भी पर्दे के पीछे शेयर होल्डर्स फ्रॉड चीट करते हैं कंपनी के डेब्ट्स को लेकर। तो ये जानने के लिए कि इन फ्रॉड्स के पीछे कौन है, कॉर्पोरेट बेल से पर्दा हटाया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगला है द कोर्ट में लिफ्ट द कॉर्पोरेट बिल इन टू हेड्स। जो कोर्ट है वो दो हेड्स में कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकता है। पहला है अंडर स्टैच्यूरी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जो इसका संवैधानिक मतलब जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर अगर कोई छेड़खानी होती है तो उसके बेसिस पे क्या करता है, ये जो कॉर्पोरेट बिल है वो लिफ्ट किया जा सकता है। तो पहला है मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मीन्स जो प्रोस्पेक्टस होता है कंपनी का, उसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि सही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। दूसरा है फेलर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, ठीक है। जो एप्लीकेशन मनी आपने जो शेयर होल्डर से लिया है, ठीक है, तो उसको रिटर्न करने में फेल होना, उसको भी लिफ्ट किया जा सकता है, किसको, कॉर्पोरेट बिल को। तीसरा है नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम। मान लो कंपनी का नाम कुछ और है और आप किसी डॉक्यूमेंट में कुछ और शो कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, कंपनी के साथ धोखा कर रहे हो, तो उसको भी एक गैर कानूनी माना जाएगा और वहाँ पे कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। चौथा है फॉर फैसिलिटेटिंग द टास्क ऑफ एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर ऑफ द कंपनी। जो मतलब एक कंपनी के अफेयर को चेक करने के लिए एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हो, उसका सहयोग नहीं कर रहे हो, तो इस कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। पांचवा है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ कंपनी। मतलब कि जो कंपनी की ओनरशिप है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, मतलब इस पर कितना किसका हक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि और शेयर होल्डर्स को छोड़कर पूरा प्रॉफिट का हक कोई और ले जा रहा है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए भी जो ये होता है कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। छठवां है फ्रॉडुलेंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब बिजनेस के अंदर कोई अगर फ्रॉड कोई काम हो रहा है, ऐसा धंधा जो इलीगल है वो हो रहा है, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जा सकता है। तो आपने समझा कि कॉर्पोरेट बिल क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स है कंपनी और कंपनी को अलग सेपरेट करता है, क्या कह के कि दोनों एक अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है।
अब इनको अलग कर दिया तो कंपनी के जो भी मसले हैं, कंपनी के जो भी नुकसान है वो कंपनी के होते हैं, मेंबर्स उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेंबर्स क्या करते हैं, कंपनी के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके एसेट्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, लायबिलिटी के साथ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्पोरेट बिल है वो एक तरह तरह से एक मेंबर्स के पास मतलब एक वो एक स्ट्रांग पॉइंट होता है वो बताने के लिए कि मेरा कंपनी से कोई नाता नहीं है, कंपनी खुद एक पर्सन है, उसका जो भी नुकसान है वो उसका है। लेकिन जब ये फ्रॉड करते हैं तो कोर्ट इसको लिफ्ट कर सकती है, इसको हटा सकती है कि अब आप कंपनी से मिले हुए हैं, अब हम देखेंगे कि आपने कंपनी के साथ कैसा किया है, कंपनी के साथ फ्रॉड किसने किया है। ये होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। तो अंदर होता है अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, मतलब जुडिशियल मीन्स होता है कि कोर्ट और कानून के जो होता है ना उसके हिसाब से। तो पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू जो कंपनी ने गेन किया, जो प्रॉफिट गेन किया उसके प्रोटेक्शन के लिए, अगर उसमें मान लो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तब ये लिफ्ट कर सकते हैं किसको, कॉर्पोरेट बिल को। दूसरा होता है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, मतलब कि अगर कंपनी में कहीं फ्रॉड हो रहा है, इम्प्रॉपर कंडक्ट हो रहा है, ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से अगर वो हो रहा है तो कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाता है। तीसरा डिटर्मिनेशन ऑफ द एनेमी कैरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का जो एनेमी कैरेक्टर है, ऐसा इंसान जो कंपनी के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसको पता करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट किया जाता है। चौथा है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, जो कोर्ट है उसके हिसाब से क्या बोलते हैं जो पनिशमेंट है, ठीक है, उसको कंटेम्प्ट करने के लिए कॉर्पोरेट बिल को रेज किया जाता है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करता है, जो जो गुनहगार होता है उसको पनिशमेंट करता है। ठीक है, अब पनिशमेंट करता है किस बेस पे करेगा, उसने तो बोला था कंपनी और दोनों अलग हैं, फिर उसको पनिशमेंट क्यों कर रहा है, तो पनिशमेंट करने के लिए क्या करता है वो कॉर्पोरेट बिल को रेस करता है, बताता है कि कंपनी और वो दोनों अलग नहीं है, कंपनी दोनों एक कंपनी और दोनों से कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं कि इसने कंपनी के साथ धोखा किया है। ठीक है, 6 पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। तो कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है, तो कंपनी हमने समझ लिया कि कुछ लोग इसे फॉर्म करते हैं लीगल एंटिटी द्वारा, इसकी अलग पहचान होती है। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है कि कुछ लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप। तो पहला है मोड ऑफ क्रिएशन, मतलब निर्माण की विधि। तो अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली वेयर इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आती है जब वो कंपनी एक्ट के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अ पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में एक दोनों की मिली जुली सहमति के द्वारा क्या होता है, पार्टनरशिप क्रिएट होता है। दूसरा होता है मेंबरशिप, मतलब सदस्यता। तो पहला है मिनिमम, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप इज 2 वेयर एज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज 2 एंड पब्लिक कंपनी 7। मतलब कि पार्टनरशिप में जो मिनिमम नंबर्स है कम से कम 2 लोग होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में 2 होने चाहिए। ठीक है, ये मिनिमम हो गया। मैक्सिमम की बात करें तो इन पार्टनरशिप द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 50, मतलब पार्टनरशिप में ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर्स हैं सदस्य 50 होने चाहिए। इन प्राइवेट कंपनी 200, प्राइवेट कंपनी में 200 होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी पार्टनर्स रख सकते हो। ठीक है, तीसरा है लीगल स्टेटस। तो इसका लीगल स्टेटस क्या है, अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, जो कंपनी है उसकी खुद की सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है, एंटिटी होती है, हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं इस बारे में। वेयर एज अ पार्टनरशिप इज़ नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप को कोई अलग से एक अलग इंसान नहीं बताया जाता है। ठीक है, कंपनी को हम एक अलग से इंसान बताते हैं लेकिन पार्टनरशिप को अलग से इंसान नहीं बताया जाता है। चौथा पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स उनकी लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। तो पहला पॉइंट है द लायबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर्स ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इज लिमिटेड, जो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती हैं, ठीक है, उनके जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इन पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, लेकिन पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी है पार्टनरशिप की वो अनलिमिटेड है। ठीक है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती। पांचवा है ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब शेयर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। तो पहला पॉइंट है शेयर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, जो पब्लिक कंपनी है उसमें शेयर्स आराम से फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप शेयर बेच सकते हो, खरीद सकते हो, पब्लिक को भी शेयर्स बेच सकते हो। दूसरा पॉइंट है नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और सेल इज शेयर इन द फर्म विदाउट द कंसिस्टेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स, मतलब पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर शेयर और जो शेयर्स हैं उनको सेल नहीं कर सकता है, किसके परमिशन के बिना, जो और पार्टनर्स हैं उनसे
कंसेंट करने के बिना आप कोई भी शेयर सेल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको सेल करना है तो आप पहले सभी पार्टनर से पूछिए, उनकी सहमति के बिना आप नहीं कर सकते। छठवां है परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी इंजॉयज परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंपनी क्या करती है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब होता है कि हमेशा रन करते रहना, ठीक है। तो वो इंजॉय करती है कंपनी को, कभी भी वो रुकती नहीं है। कोई अगर डायरेक्टर ख़त्म हो जाता है तो कोई दूसरा उससे रन करता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, अनलेस इन केस ऑफ पार्टनरशिप अनलेस अदरवाइज एग्री डेथ इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर डिसॉल्व द फर्म। जैसे मान लो कि जब तक पार्टनरशिप में आप लिख के नहीं दोगे एग्रीड जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसमें कि मेरी डेथ के बाद मेरा जो हिस्सा है वो किसी और को या फिर कोई और गवर्न कर सकता है, अगर आपने नहीं दिया तो वहाँ पे जो पार्टनरशिप है वो पार्टनर्स डिसॉल्व द फर्म क्या करते हैं, फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है, डेथ होने के बाद, और वो अपना हिस्सा बांट लेते हैं। तो सातवां है मैनेजमेंट। द अफेयर ऑफ अ कंपनी आर मैनेज्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जितने भी कंपनी के अफेयर्स हैं, जो भी कंपनी के अंतर्गत जो कुछ भी आता है उसको मैनेज करते हैं। एवरी पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। इसमें क्या होता है कि कोई भी पार्टनर जो उस पार्टनरशिप फर्म में है वो उसको मैनेजमेंट का हिस्सा बन सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन कंपनी में क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वही मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसके हर एक मेंबर नहीं कर सकता। आठवां है एजेंसी रिलेशनशिप। अ शेयर होल्डर इज नॉट एन एजेंट ऑफ द कंपनी एंड दस हैज़ नो पावर टू बाइंड द कंपनी बाय हिज एक्ट। मतलब शेयर होल्डर है, ठीक है, वो कंपनी का कोई एजेंट नहीं होता और वो अपने पावर या एक्ट से कंपनी को बाइंड मतलब बंद नहीं कर सकता। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म। लेकिन पार्टनरशिप में हर पार्टनर क्या होता है, फर्म का एजेंट होता है, तो वो चाहे तो उसको बाइंड अप कर सकता है, उसको बंद कर सकता है। नौमा है प्रॉपर्टी। द कंपनी प्रॉपर्टीज इज इन द नेम ऑफ द कंपनी एंड इज ओन्ड बाई इट। जो कंपनी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी के नाम पे होती है और कंपनी उसको ऑन करती है। इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स आर द जॉइंट ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। जो पार्टनर्स होते हैं वो मिलकर जो प्रॉपर्टी है फर्म की उसके मालिक होते हैं, ठीक। कंपनी में क्या होता है, कंपनी खुद होती है और पार्टनरशिप में जो उसके पार्टनर्स हैं वो होते हैं। दसवां है स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। A company is required to comply with various statutory formalities such as maintaining books, getting the accounts audited by CA, whereas a partnership firm is not required to perform any such obligations। मतलब कहने का क्या है कि जो कंपनी है उसको एक बुक बनानी पड़ती है, अकाउंट जो सीए है उसके द्वारा उसके जो अकाउंट्स है उसको ऑडिट कराना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगला है डिसोल्यूशन। अ कंपनी एग्जिस्टेंस विल कम टू एन एंड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेट डाउन इन द कंपनीज एक्ट 2020। जो कंपनी एक्ट 2013 उसके अंतर्गत जो भी प्रोविजंस हैं उनके उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको मानते हुए कंपनी एग्जिस्टेंस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको एंड कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम। लेकिन पार्टनरशिप फर्म कभी भी डिसॉल्व हो सकती है, कभी भी बंद हो सकती है बाई एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट जो पार्टनर्स उनके बीच में अगर एग्रीमेंट हो जाए कि हमें पार्टनरशिप बिजनेस को डिसॉल्व करना है तो वो हो सकती है। लेकिन कंपनी में क्या है, जो कंपनी एक्ट 2013 उसके जो प्रोविजंस है अगर वो उनके अंतर्गत अगर आ रहा है तभी हम उसको एंड कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब डिफरेंस देखते हैं अब चार्ट के द्वारा पार्टनरशिप और कंपनी में। तो पहला है सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। पार्टनरशिप क्या है, एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और कंपनी क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। दूसरा है लो स्टार्टअप कॉस्ट। जो पार्टनरशिप उसकी स्टार्टअप कॉस्ट लो होती है और यहाँ पे हाई स्टार्टअप कॉस्ट होती है। तीसरा है लायबिलिटीज़ अपॉन मेंबर्स। मतलब इसकी जो लायबिलिटीज़ है वो मेंबर्स के ऊपर होती हैं और यहाँ पर लायबिलिटीज़ अपॉन द कंपनी, कंपनी के ऊपर होती हैं। चौथा है टैक्सेशन डिड ऑन इंडिविजुअल मेंबर्स। जो टैक्स है वो हर एक मेंबर पर आता है और यहाँ पे क्या होता है, टैक्सेशन डिड ऑन द कंपनी एंड मेंबर्स। इसमें कंपनी के ऊपर भी आता है और मेंबर्स के भी ऊपर टैक्स आता है, ठीक है। पांचवा है वन कैन नॉट ट्रांसफर शेयर। यहाँ पे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता पार्टनरशिप में विदाउट द परमिशन ऑफ पार्टनर्स। और इसमें क्या वन कैन ईजिली ट्रांसफर शेयर्स। यहाँ पे कोई भी इंसान, कोई मेंबर आराम से शेयर अपने ट्रांसफ़र कर सकता है। अगला पॉइंट है एंड अपॉन डेथ ऑफ अ मेंबर। जब किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो ये एंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये एंड नहीं होता, इसे हम बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है। सेवेंथ है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है।
तो कंपनी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, हमने देखा था कि पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब जहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, एलएलपी इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। तो कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस क्या है? हमने देखा था कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। अब हम देखेंगे कंपनी और एलएलपी में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला है बेसिस ऑफ डिफरेंस, कैपिटल रिक्वायर्ड। तो कंपनी में नॉर्मली RS 1 लाख की कैपिटल चाहिए होती है और एलएलपी में नो मिनिमम अमाउंट, उसमें कोई मिनिमम अमाउंट नहीं होता है। दूसरा है टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी में 7 से 10 दिन लग जाते हैं कंप्लीट प्रोसेस में, तो इसमें भी 7 से 10 दिन लग जाते हैं कंप्लीट प्रोसेस में। तीसरा है नेम ऑफ एंटिटी। तो नेम टू कंटेन प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी है सफिक्स, मतलब किस कोई कंपनी का नाम है उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एलएलपी में नेम टू कंटेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें एलएलपी डाला जाता है। जैसे मान लो कि राजेश एंड को प्राइवेट लिमिटेड पीबीटी एलटीडी डाल दोगे और यहाँ पे राजेश एंड को एलएलपी डालोगे। तो रजिस्ट्रेशन देखते हैं, रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ आरओसी रिक्वायर्ड, मतलब जो रजिस्ट्रेशन होता है किसमें, कंपनी में, वो रजिस्ट्रार के द्वारा होता है, आरओसी रिक्वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, आरसी में होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा। रजिस्ट्रेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है? एलएलपी रिक्वायर्ड होता है। नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2 से 200 तक, और इसमें होते हैं 2 पार्टनर चाहिए होते हैं, और नो लिमिटेशंस ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स में लिमिटेशंस नहीं होती किसकी? मैक्सिमम पार्टनर्स की। मीटिंग की बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग इज कंपलसरी ऑफ शेयर होल्डर्स, में एनुअल जनरल मीटिंग कंपलसरी होती है शेयर होल्डर्स की। इसके बारे में डिस्कस हमने लास्ट जो बुक थी उसमें किया था कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ पार्टनर्स इज नॉट कंपलसरी। तो कंपनी में क्या होता है कि हर साल जो शेयर होल्डर्स होती है उनकी जनरल मीटिंग कंडक्ट करना कंपलसरी होता है, लेकिन एलएलपी में ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑडिट करना, मतलब कि जो अकाउंट्स है उनको चेक करना, यहाँ पे नेसेसरी होता है, वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता। कंपनी में क्या होता है? नेसेसरी होता है, और एलएलपी में नेसेसरी नहीं होता है। तो 8वां है काइंड्स ऑफ कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंपनी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे कौन कौन सी कंपनियों की टाइप्स होते हैं। तो पहला है चार्टर्ड कंपनी, मतलब अधिकार पत्र प्राप्त कंपनी, इसको समझते हैं। कंपनीज दैट आर फाउंड बाय द रॉयल चार्टर और ऑन एनी स्पेशल ऑर्डर ग्रांटेड बाय द किंग और द क्वीन, मतलब कोई राजा है एक किसी देश का, उसने क्या किया कि आपको एक स्पेशल ऑर्डर ग्रांट किया है कि आप एक कंपनी खोल सकते हो, तो उसे हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। मतलब राजा और रानी के अधिकार के, ऑर्डर के, आदेश के आदेश से अगर आप कोई कंपनी ओपन कर पा रहे हो तो उसे हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी। इसका एग्जांपल है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 में इस्टेब्लिश हुई थी, और उसने क्या किया था? भारत पे आके कब्जा किया था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको जो इंग्लैंड की रानी थी विक्टोरिया, या जो उसके जो उनके ऑर्डर के बाद ही उसको इस्टेब्लिश किया गया था, उसको रजिस्टर्ड किया गया था, ठीक है। तो जो कंपनियां जो राजा और रानियों के ऑर्डर ग्रांट होने पर, स्पेशल ऑर्डर ग्रांट होने पर रजिस्टर्ड हो सकती है, उन्हें हम बोलते हैं चार्टर्ड कंपनी, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका और एग्जांपल है बैंक ऑफ इंग्लैंड। दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी, मतलब वैधानिक कंपनी। अ कंपनी दैट इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के द्वारा अगर किसी कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाता है, पार्लियामेंट की परमिशन के द्वारा किसी कंपनी को अगर इस्टेब्लिश किया जाता है, तो उसे हम कौन सी बोलते हैं? स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं। इट इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ वैल्यू टू द पब्लिक। ये क्या करती है कंपनी? जो सर्विसेज हैं और जो वैल्यूज़ हैं पब्लिक को प्रोवाइड करती है, पब्लिक के लिए काम करती है, ठीक है। एग्जांपल आपको LIC, ठीक है। तो LIC इसका एक एग्जांपल है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ONGC, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये सभी क्या हैं? इसके एग्जांपल हैं। तीसरा है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब रजिस्टर्ड की हुई कंपनी। अ कंपनी विच हैज़ ऑफिशियली रजिस्टर्ड इट्स बिजनेस विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एट 2013, मतलब कंपनी है 2013 के अंतर्गत जो प्रोविजंस उनके अंतर्गत अगर कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो उसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट कंपनी। और रजिस्टर्ड कंपनी में एदर बी ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, इसको 2 भागों में बांटा गया है, तो प्राइवेट कंपनी होगी, नहीं तो पब्लिक कंपनी होगी। तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी इज़ अ फर्म हेल्ड अंडर प्राइवेट ओनरशिप, जो प्राइवेट लोगों जो ओनरशिप है उसके अंतर्गत अगर कोई फर्म मतलब उनके अंडर में रहती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट ओनरशिप मतलब क्या है कि मान लो कि कोई ऐसा इंसान जो
खुद, मतलब उसमें पब्लिक का कोई रोल नहीं होता है। वो एक कंपनी उसने रजिस्टर्ड कराई है, वो उसके नाम पे है, ठीक है, वो उसकी प्रॉपर्टी, तो उसे हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? कंपनी दैट हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटीज़ एंड ऑफर शेयर टू द जनरल पब्लिक। इनकी क्या होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और ये क्या करती हैं कि जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक मतलब आम जनता को मौका देती हैं शेयर को खरीदने के लिए, ठीक है, ऑफर करती हैं, तो ये होती है पब्लिक कंपनी। लेकिन प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती, जो भी शेयर है वो खुद रखती है, क्योंकि वो एक जो मेंबर है ना, जो ओनरशिप है, मतलब कि लोग जो प्राइवेट मेंबर है उनके द्वारा रन की जाती है, इसलिए प्राइवेट कंपनी शेयर्स को मार्केट में नहीं सेल करती है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर को सेल करती है, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी की बेसिस पे कंपनी को बांटा जाता है। पहला है कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स। तो इसमें कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स रेफर्स टू अ कंपनी विच इश्यूज शेयर्स टू द पब्लिक, सच कंपनीज आर कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसी कंपनियां जो शेयर्स पब्लिक को इशू करती हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं पीएलसी, मतलब पब्लिक लिमिटेड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अभी गारंटी क्या होता है? इट इज़ अ कंपनी विदाउट एनी शेयर होल्डर बट इट इज़ ओन्ड बाई मेंबर्स कॉल्ड गारंटर्स। मतलब ये कंपनी ऐसी होती है जो शेयर होल्डर बिना किसी शेयर होल्डर की होती है, ठीक है, लेकिन कुछ मेंबर होते हैं जिन्हें हम गारंटर बोलते हैं, वो इसे ऑन करते हैं, ठीक है, गारंटर बोलते हैं, जो गारंटी देते हैं किसकी? टू पे अ नॉमिनल अमाउंट इन द इवेंट ऑफ कंपनी बॉन्ड अप। जब कंपनी बॉन्ड अप होगी तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करेंगे? कंपनी को पे करेंगे, उसकी गारंटी देते हैं। तो ऐसे मेंबर्स के द्वारा इसको स्टेबलाइज्ड ऑन किया जाता है, तो इसे हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी। तीसरा पॉइंट है अनलिमिटेड कंपनी। अ कंपनी हैविंग नो लिमिट ऑन द लायबिलिटीज ऑफ इट्स मेंबर इज एन अनलिमिटेड कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो अपने मेंबर्स पर लायबिलिटीज़ पर कोई लिमिट नहीं रखती, उसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो ये होगी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटीज़ पे तीन टाइप की थी, कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के ऊपर होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। अ कंपनी दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई अनदर कंपनी विल बी टर्म्ड एज होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। मतलब ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के द्वारा ऑन या गवर्न की जा रही है, मतलब क्या किया कि दूसरी कंपनी ने क्या किया? उसको कंट्रोल कर लिया, उसको ऑन कर लिया। तो जो कंपनी दूसरी कंपनी के अंतर्गत काम कर रही है उसके द्वारा कंट्रोल की जा रही है, तो उसे हम बोलते हैं होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी। दूसरा है गवर्नमेंट कंपनी। अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय गवर्नमेंट। मतलब ऐसा शेयर कैपिटल जो पे हो चुका है, कितना? 51%, अगर वो गवर्नमेंट के पास है किसी कंपनी का, तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तीसरा है फॉरेन कंपनी। एन कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज नॉन एन फॉरेन कंपनी। ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो भारत के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है, इस्टेब्लिश्ड हुआ, उसे हम बोलते हैं फॉरेन कंपनी, विदेशी कंपनी बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट्स थे इसके काइंड्स ऑफ कंपनी के। कहाँ तक आगे थे? फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब आते हैं ऑन द अदर काइंड ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। कुछ और रजिस्टर्ड कंपनी उनके टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है प्रोड्यूसर कंपनी। अ कंपनी हैविंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग हैंडलिंग मार्केटिंग सेलिंग एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर कंपनी। ऐसी कंपनी जो प्रोडक्शन पर काम करती है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। लाइक फार्मर्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई मार्केटिंग की है, सेलिंग की है, ये कंपनियाँ, ठीक है, जो प्रोडक्शन के लिए काम करती है उसे हम बोलते हैं प्रोड्यूसर कंपनी। वन पर्सन कंपनी ओपीसी क्या होता है? वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म विद ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। ऐसी कंपनी जो एक इंसान के द्वारा फॉर्म की जाती है, ठीक है, वो उसका मेंबर होता है, सदस्य होता है, उसे बोलते हैं वन पर्सन कंपनी, किसी एक इंसान की कंपनी, ठीक है। एन ओपीसी मस्ट मेंशन वन पर्सन एज नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ। अगर मान लो कि कोई एक ही मेंबर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो कंपनी कहाँ जाएगी? इसलिए क्या करना पड़ता है? उसे नॉमिनी मेंशन करना पड़ता है, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी, मतलब उसके बाद कौन उसको चलाने वाला है उसका नाम मेंशन करना पड़ता है, जो कंपनी रजिस्टर्ड की जाती है। अगर मान लो कोई डेथ हो गई है, इनकैपेसिटी, जो मेंबर है उसका वो अगर इनकैपेबल है उस कंपनी को चलाने के लिए, तो जो नॉमिनी उसमें रजिस्टर्ड किया गया है वो आकर उसको टेक ओवर करेगा, इसलिए, ठीक है। स्मॉल कंपनी की बात करें, कंपनीज विद द पेड अप कैपिटल ऑफ INR 2 करोड़ और लेस आर डिफाइंड एज स्मॉल कंपनी। मतलब कि ऐसी कंपनीज का पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम हो, ऑफ मतलब 2 करोड़ हो, या फिर और लेस आर डिफाइंड, मतलब 2 करोड़ या उससे कम हो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम अगर किसी का पेड अप कैपिटल है तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल कंपनी, ठीक है।
11 पॉइंट है इलीगल एसोसिएशन मतलब अवैध संघ, इसको थोड़ा पढ़ना। एन इलीगल एसोसिएशन इज गवर्न बाय सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 464 में एन इलीगल एसोसिएशन इज गवर्नड मतलब इसको उसमें दर्शाया गया है। Section 464 of the Act provides that no company, association or partnership consisting of more than 50 persons be formed to carry on any business for gain unless it is registered under Company Act or any other Indian law। कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई कंपनी या फर्म जिसमें 50 लोगों से कम मेंबर्स हो, partnership consisting that no company association or partnership consisting of more than 50 persons be forms to carry on any business for gain unless it is registered। मतलब 50 से ज़्यादा अगर किसी में पार्टनर मतलब पार्टनर जो मेंबर्स हैं, ठीक है, अगर 50 से ज़्यादा है और वो कंपनी एक्ट 2030 या इंडियन लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है तो वो एक इलीगल काम माना जाएगा। समझ में आ गया? मतलब 464 सेक्शन में ये बोला गया है कि ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स या जो पार्टनर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो 50 से ज़्यादा हैं और वो कंपनी क्या हुई कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, इंडियन लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो एक इलीगल मानी जाएगी। ठीक है, ये होता है इलीगल एसोसिएशंस। इसके एक्सेप्शंस हैं अ हिंदू अनडिवाइड कंपनी, जिसे हम बोलते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली। मतलब कि कुछ लोग होते हैं एक घर के जो मिलकर बिजनेस करते हैं, उसमें कुछ लोग 50 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो एक एक्सेप्शंस है। ठीक है, उसको हम इसमें नहीं जोड़ते। लेकिन जब दो हिंदू जॉइंट फैमिली या फिर हिंदू अनडिवाइड फैमिली, दो फैमिली मिलकर बिजनेस करती हैं तो उनको भी रजिस्टर्ड होना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा यूनिट बनता। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पहला है व्हाट डू यू मीन बाई टर्म कंपनी। कंपनी टर्म से आप क्या समझते हो? एक्सप्लेन मेन फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कंपनी के मेन फीचर्स कौन कौन से हैं? दूसरा है डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या है? तीसरा है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी की अलग अलग टाइप्स क्या है? जो क्वेश्चन आने के थोड़े चांसेस कम है वो है डिस्कस द कंसेप्ट और कॉर्पोरेट बिल। कॉर्पोरेट बिल का कंसेप्ट क्या है और हाउ कैन दिस बी लिफ्टेड, और उसको लिफ्ट कैसे किया जा सकता है। शॉर्ट नोट्स में आ सकते हैं आपके बॉडी कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेशन सोल आ सकता है, कॉर्पोरेशन एग्रीगेट आ सकता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, 1% कंपनी आ सकता है और इलीगल एसोसिएशन आ सकता है। आई थिंक आपको यूनिट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।